आप सभी लोगों को नमस्कार, शिक्षक साथियों को। और आप सभी लोगों से ये कहना है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। आज जो मैं पीजीटी का 2002 का जो है सॉल्व पेपर जो है कराएंगे आज, और इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को कराएंगे। और जो भी आपके मित्रगण हों उनको वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। ये यूट्यूब चैनल का लिंक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अब जो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ़ ए सिंपल पेंडुलम फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी द टाइम पीरियड विल बी। तो यहाँ से ये कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम एक सरल लोलक है जो मुक्त रूप से नीचे की ओर गिर रहा है, तो उसका जो टाइम पीरियड कितना होगा। जब मुक्त रूप से नीचे की ओर गिर रहा है, फ्रीली फॉल अंडर द ग्रेविटी, तो वहाँ पर जो स्मॉल जी जो होगा वो आपका कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि जब गिर रहा है फॉल्स फ्रीली फॉलिंग, तो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन जो होगा 0 हो जाएगा। तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, 0 हो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर t इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि व्हेन ए लार्ज बबल राइज फ्रॉम ए बॉटम ऑफ ए लेक मतलब झील। जब कोई एक लार्ज बबल है राइज कर रहा है तो बॉटम टू लेक टू इट्स सरफेस इट्स रेडियस, टू इट्स सरफेस और इट्स रेडियस, यानी रेडियस कैसी होगी उसकी, डबल हो गई। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल, जो रेडियस डबल हुई, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किसके इक्वल है, दैट ऑफ द कॉलम ऑफ वाटर एच हाइट, और जो पानी भरा हुआ है एच हाइट तक, कॉलम तक, तो उसके वो इक्वल है। फिर कह रहा है कि इफ़ द डेप्थ ऑफ लेक इज, यानी फिर ये कह रहा है उस झील की गहराई कितनी है, तो ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्वल है, तो यानी डेप्थ जो लेक है, मतलब जैसे हमने यहाँ पर जो ला यूज़ करेंगे वो हम बायल्स ला यूज़ करेंगे, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब जैसे उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, वो एच रो जी है, ठीक है, एक झील है वो एच रो जी है। अब यहाँ पर जो हाइट है मतलब, ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि एट द सरफेस ओनली प्रेशर वर्क व्हेन द डेप्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर बोथ वर्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे एच रोजी हमने किया तो 4/3 पाई 2r। अब जो इंक्रीज किया था उसने कितना, पहले तो रेडियस r थी, अब उसने इंक्रीज किया तो 2r³ हो गया इज इक्वल टू। अब यहाँ पर जो हाइट है यानी लेक है और जो पानी भरा हुआ है, तो उन दोनों की यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड हो जाएगा। तो एच स्मॉल एच रोजी प्लस कैपिटल एच रोजी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो 4/3 यानी πr³ हो गया। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ से जो हमको आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 7h। स्मॉल एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7h आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7h। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन पर हम लोग अब बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर द एरर इज 0.25 देन द एरर इन वॉल्यूम। यानी यहाँ पर मेजरमेंट यानी स्फीयर का एक माप लिया और उसमें एरर जो है किसकी, रेडियस की, स्फीयर ऑफ रेडियस की जो मेजरमेंट है वो क्या है, 0.25। फिर ये कह रहा है कि देन द एरर इन वॉल्यूम, यानी स्फीयर है और तो उसकी रेडियस जो है, मतलब यहाँ पर परसेंटेज का मतलब ये हो जाता है जो उसका दिया गया है, यानी परसेंटेज मतलब डेल्टा r/r इंटू 0.2% हो जाता है। तो यानी वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम स्फीयर का होता है क्या है, b इक्वल टू 4/3, यानी 4/3 उसको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर दें, कांस्टेंट है तो उसको हम 4/3 कैसे लिखते हैं कि डेल्टा v/b इंटू 100 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर r³ है ना, तो यहाँ पर r जो है 3 जो पावर है वो मल्टीपल में आएगी, तो इसको लिखेंगे डेल्टा r/r इंटू 100। ये आपको दिया गया है 0.25%, सीधे रख देंगे। तो यहाँ से जो हमको आंसर मिलेगा 3 इंटू 0.25, तो आंसर जो मिलेगा 0.75। अब यहाँ पर बात आती है कि ALR बात करते हैं ALR। तो यहाँ से जो ALR है, तो AL और R मतलब
इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली द डायमेंशन ऑफ एल आर। यहाँ पर ध्यान रखिए जो एल है वो आपका स्वाप्रेरकत्व है और जो आर है वो प्रतिरोध है। डायमेंशन पूछा जा रहा है कि एल अपान आर की कितनी होगी। वैसे तो सिंपल है कि इसकी डायमेंशन क्या होती है, ठीक है, वो तो आपको मालूम है, टी होती है। कितनी होती है? टी होती है। तो अब हम यहाँ से क्या होती है? टी। लेकिन आपको यहाँ पर डायमेंशन आना चाहिए। कैसे? ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कि एल अपान आर, जो एल है तो एल की डायमेंशन क्या होती है कि ई एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। ठीक है, ई एम एल टू टी माइनस, जो एल की डायमेंशन है कि ई एम एल टू टी माइनस टू। जो आर की है ये क्या है? ई एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एम एल टू भी सेम है, ए माइनस टू भी सेम है, वहाँ टी माइनस टू है और यहाँ पर आर वाले में टी माइनस थ्री। तो और तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा वन अपान टी। तो वन अपान टी मतलब टी का मतलब है, और पावर भी माइनस वन है, वन अपान टी है, उसमें पावर भी माइनस वन है। तो ये जो माइनस वन है तो ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? टी बचेगा। तो यहाँ से जो आपका आंसर है 2 नंबर का है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि 2 वेक्टर्स F1 एंड F2 आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर इफ F वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप देन F2 विल बी। इन्हें यहाँ पर 2 वेक्टर दिए गए हैं, F1 दिया गया है और एक F2 दिया गया है। फिर कह रहा है कि इन दोनों वेक्टरों का प्रत्येक का जो एंगल है इन दोनों के बीच वो कितना है? 2। कहता है राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, प्रत्येक का एंगल कितना है? राइट एंगल है। फिर कह रहा है कि इफ वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप देन F2 विल बी। और यहाँ पर दोनों के बीच का जो एंगल है वो, ठीक है, कितना है? 90। अब यहाँ पर F2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो F दिया गया आपका कितना है? 4i कैप प्लस 3j कैप। तो यहाँ से जब इन दोनों के बीच में मतलब F1 और F2 ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो यानी दोनों परपेंडिकुलर किसके? जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका? के कैप आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर इसके बाद कह रहा है कि इफ नॉर्मल फोर्स इज डबल देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन विल बी। तो जैसे हम लोग फ्रैक्शन में पढ़ते हैं तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि F इज इक्वल टू म्यू एन, यानी अगर हम वहाँ पर परपेंडिकुलर कह रहा है ना कि द नॉर्मल फोर्स का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, उसको डबल कर दिया गया तो कोफिशिएंट पर इफेक्ट क्या आएगा? जब हम डबल करते हैं तो जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा, डबल ट्रिपल जो भी करें, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका आएगा अनचेंज्ड। क्या आ जाएगा? अनचेंज्ड क्या आ जाएगा? म्यू इज इक्वल टू F अपान F, नॉर्मल फोर्स इज डबल। ठीक है, तो यहाँ से F क्या हो जाएगा? अनचेंज्ड आएगा आंसर। यहाँ पर आंसर ये 2 नहीं, ठीक है, यहाँ पर 1 आंसर ठीक रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि एन एरोप्लेन इन स्काई इज टेकिंग ए यू टर्न इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन व्हाइल टर्निंग सो द एरोप्लेन विंग्स। जैसे आपने देखा होगा आकाश में जब एरोप्लेन यानी हवाई जहाज उड़ता है तो यहाँ पर जो टेकिंग द यू टर्न इन हॉरिजॉन्टल व्हाइल टर्निंग सो एरोप्लेन विंग्स, तो जो वहाँ पर टर्न जब ये आकार का लेता है एरोप्लेन तो उसके जो विंग्स होते हैं वो इंक्लाइंड द इनवर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? इंक्लाइंड द इनवर्ड। ठीक है, यहाँ पर वर्टिकल नहीं होता है। यहाँ पर ये भी, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उन्होंने 2, ये भी गलत है। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 क्वेश्चन कहता है कि 1/4 सेक्टर इज कट फ्रॉम ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R. द सेक्टर हैज ए मास कैपिटल M. इट इज मेड टू रोटेट अबाउट एन लीनियर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क. इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन.
यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए एक हाफ क्वार्टर सेक्टर दिया गया कट करके यूनिफॉर्म, वो सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस क्या आर है, कह रहा है, और उसका जो मास है वो एम है। फिर कह रहा है कि इट इज़ मेड रोटेट अबाउट लाइन, वो कैसा है, परपेंडिकुलर एक्सिस के प्लेन के पासिंग थ्रू द सेंटर होकर जा रही है। तो उसके फिर कह रहा है कि इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उस एक्सिस के अबाउट वहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आपका क्या आ जाएगा आंसर, एम हाफ एम आर टू, हाफ एम आर स्क्वायर टू। जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे तो होता है आपका एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पर जो डिस्क है तो इसकी लाइन पासिंग द परपेंडिकुलर होके जाएगी, तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, हाफ एम आर स्क्वायर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ टू प्लेनेट ऑफ द सन are 10 power 13 and 10 power 12 meter respectively the ratio of time period this planet is यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 1/√2, 10, 100 दिया है, 10√10 दिया गया है, √10 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको टाइम पीरियड पूछा गया है, तो यहाँ से आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो T = 2/√RE + HQ/G/RE। तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो 10√2 10√10, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सही है। क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आते हैं कि ए बम ब्लास्ट ऑन द मून इट साउंड यू, यानी बिल लिसन आफ्टर 10 मिनट्स, बिल लिसन आफ्टर 2 hours and 18 minutes, बिल लिसन आफ्टर 3.7 मिनट, कैन नॉट बी लिसन। यानी मून है, मून क्या है, वहाँ पर एटमॉस्फेयर है नहीं, ठीक है, तो वहाँ पर वैक्यूम है। जो हमारी साउंड्स होती हैं, तो साउंड के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। अगर वहाँ मीडियम नहीं है तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, हमें कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा। अब आता है द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल इज x = 6 cos ωt + 8 sin ωt मीटर, दिस रिप्रेजेंट SHM, देन एम्पलीट्यूड ऑफ दिस इज। यानी यहाँ पर एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर एक जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं कि x = A1 cos ωt + A2 cos + A2 sin ωt। तो यहाँ पर इक्वेशन का कंपेरिजन करते हैं, तो यहाँ से A1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे A = √A1 + A2 का स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर करेंगे, फिर +8 का स्क्वायर करेंगे, √ हो जाएगा, 36 हो गया, 64 नहीं 100 हो गया, तो 100 पे रूट लगा, यानी आंसर आपका 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ वॉल्यूम एंड आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस बिकम्स ट्रिपल। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे कि एक टेम्परेचर है, वॉल्यूम, आइडियल गैस 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस पर जो ट्रिपल पॉइंट पे क्या होगा, कितने डिग्री सेल्सियस होगा, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 540 डिग्री सेल्सियस। जो फार्मूला है ये B1/T1 T2/T2 इसको यूज करके है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है 5 लीटर बेंजीन अपडेट, 5 लीटर बेंजीन अपडेट। ये कह रहा है कि मोर देन विंटर इन समर, मोर देन समर इन विंटर, इक्वल इन समर एंड विंटर। वेट कहीं पर नहीं बढ़ेगा बेंजीन का, चाहे समर हो चाहे सर्दी हो, ठीक है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लेकिन वेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, कोएफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस बॉडी इज, यानी 0, 1, इन्फिनिटी। तो जो कोएफिशिएंट एक्सपेंशन है, तो यहाँ पर जो आपका आइडियल रिजिड बॉडी जो है वो 0 है। 0 क्यों है कि जो यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं डज नॉट रिप्लेस द पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी, दस देयर इज नो एक्सपेंशन इन वॉल्यूम। यहाँ पर वॉल्यूम पर कोई एक्सपेंशन यानी प्रसार नहीं होता है, तो इसलिए आइडियल रिजिड बॉडी के जो कोएफिशिएंट वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो 0 है। अब लोग बात करते हैं कि लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड बाय द 1 mm। जैसे एक लेंथ, एक वायर दिया गया हो, उसकी लंबाई में जो वृद्धि हुई है वो 1 मिलीमीटर की हो। ऑन द हैंगिंग ऑफ बेट, ऑन द हैंगिंग ऑफ बेट, तो जो बेट है जो है 1 kg को लटका दिया गया है,
फिर कह रहा है कि इंक्रीज इन लेंथ ऑन द हैंगिंग ऑफ बेट ऑफ 2 kg। फिर उसने क्या किया, एक दूसरे जो है फिर 2 kg को लटका दिया। तो अब ये कह रहा है कि जब 2 kg लटका दिया है तो अब कितना यहाँ पर लंबाई में वृद्धि हुई होगी। तो यहाँ से आप फार्मूला है बाई इक्वल टू mgl पाई r स्क्वायर एल, उसको यूज कर लीजिए। बेट दिया गया है, यहाँ पर जो इलास्टिसिटी होगी, ठीक है, वो आपकी इक्वल है, बाई इक्वल टू इक्वल, तो m1 g1 अपान L1 m2 g2 अपान L2। तो ये फार्मूला यूज करेंगे तो इससे हम लोग L2 निकाल लेंगे, 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है कि प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, यानी 2 सोल्यूशन दिए गए हैं और उनके भीतर जो प्रेशर है वो है 1.01 और 1.03। फिर कह रहा है कि रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम, और उनका रेशियो आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम क्या होगा। यानी हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे P1 B1 इक्वल टू P2 B2, ठीक है। जो यहाँ पर प्रेशर है वो P इक्वल टू 40 अपान R होगा और B जो होगा 4/3 पाई R क्यूब। इससे हम लगाएंगे तो रेशियो हम यहाँ पर वॉल्यूम का निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से रेशियो हमारा वॉल्यूम का आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर रेशियो निकाल लेंगे। और जैसे देखिए यहाँ पर ये दिया है, इसे P और 40 R, इससे पहले हम R निकाल लेंगे, R निकालने के बाद फिर यहाँ पर वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो ऐसे हमको आंसर जो आएगा 27:1। अब हम लोग बात करते हैं कि कमिंग टुगेदर 2 सॉप बबल्स बिकम्स 1 एट ए टाइम ऑफ मीटिंग देयर रेडियाई आर 1 and R2, R1 ग्रेटर देन R2, द रेशियो ऑफ द कॉमन सरफेस विल बी। तो यहाँ पर हमें कॉमन सरफेस जो है कितना होगा इस पर गौर करना है। तो जो कॉमन सरफेस निकालना है, तो जैसे हम लोग करते क्या है कि जैसे सॉप बबल है तो इसके लिए जो एक्सेस प्रेशर का जो फार्मूला होता है 40/R होता है, और यहाँ पर जो रेडियस किसकी ज़्यादा है वो R1 की ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम फार्मूला क्या यूज करेंगे कि 4T/R इज इक्वल टू 40 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो यहाँ से ये यूज करेंगे, तो यहाँ से फार्मूला है, आंसर क्या जाएगा कि 40/R, 40 कॉमन लेंगे, 1/R1 माइनस 1/R2। तो कैपिटल R जो होगा R1 माइनस कैपिटल R इक्वल टू R1 R2/R1 माइनस R2, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर इसका 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि टैंक ए फिल्ड विद वाटर अप टू h हाइट व्हेन द होल इज मेड एट द डिस्टेंस h बिलो द लेवल ऑफ वाटर, व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ वाटर जेट। यानी यहाँ से आंसर आपका क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट स्मॉल h कैपिटल H माइनस h, 2 है 4 अंडर रूट स्मॉल h कैपिटल H प्लस h, थर्ड कह रहा है 4 अंडर रूट h माइनस h, 4 क्या है 2 अंडर रूट h प्लस h। तो यहाँ पर ये आप देखते हैं जब पढ़ते हैं बर्नौली थ्योरम में, जब एफ्लक्स वेलोसिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर ये फार्मूला आता है आपका 2 अंडर रूट h स्मॉल h ब्रैकेट h माइनस h। अब यह इफ द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 वॉल्स टू रेशियो 1 देन द रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है कि v इज इक्वल टू 2/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू G अपान ईटा, ठीक है, उसको यूज करना है। और सब कैंसिल कर दो, यहाँ पर R स्क्वायर है ना, B प्रोपोर्शन किसके R स्क्वायर के लिए B1/B2 इक्वल टू R1 स्क्वायर अपान R2, यानी 4/1 हो गया, यानी आंसर आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर इज बेस्ट, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट किस में होता है, वाइल्ड स्लैब में होता है, चार्ल्स स्लैब में होता है, काम खत्म। अब इसके बाद हम लोग कहते हैं कि फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर सच एज ए स्टार द थर्मोमीटर, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, पायरोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस, यानी सोर्स क्या है, इसका आंसर क्या है पायरोमीटर। अब यहाँ पर आता है कि टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक ऑफ द कार्नोट इंजन 400 के एंड 300 के रिस्पेक्टिवली द एफिशिएंसी, यानी आंसर यहाँ पर आप निकालेंगे। तो यहाँ पर जो सोर्स का टेम्परेचर दिया 400 है और सिंक का 300, यानी T2 आपका 300
के है और T1 जो आपका 400 है। फार्मूला यूज़ करना है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपन T1। ठीक है, यहाँ पर 400 माइनस 300 अपॉन 4 यानी बचेगा 100 अपॉन 400 यानी 100 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 4 यानी 25% आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस गामा इज इक्वल टू 5/3 इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ ए डायटोमिक गैस गामा इज इक्वल टू 7/5 वैल्यू ऑफ गामा फॉर द मिक्सचर। यानी मिक्सचर यानी यहाँ पर जो रेशियो है जिसे हम फार्मूला यूज़ करते हैं कि N1 गामा प्लस N2 गामा 2 प्लस अपान N1 प्लस N2, ये यहाँ पर क्या है मोल से दिए गए हैं तो उनकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से हमें जो मिलेगा वो आंसर हमारा 1.5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह देखो दिया गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि फॉर सेम चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द आइसोबैरिक आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस द वर्क डन इज मिनिमम। तो यहाँ पर मिनिमम वर्क डन कौन किसका होगा जब जो है वॉल्यूम जो है चेंज कर रहा है, सेम चेंज इन वॉल्यूम, सेम एक समान दोनों मतलब आइसोबैरिक में एडियाबैटिक सभी में। तब यहाँ पर मिनिमम क्या हो जाएगा आपका एडियाबैटिक प्रोसेस मिनिमम, एडियाबैटिक प्रोसेस मिनिमम। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है ए मेटल रॉड इज हीटेड एट द बोथ एंड फ्लो ऑफ हीट इन मेटल रॉड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ से क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ रॉड, मास ऑफ द रॉड, द टाइम, द टेम्परेचर ऑफ ग्रेडियंट। तो यहाँ पर जो मेटल हीट कर रहा है दोनों एंड फ्लो ऑफ हीट, जैसे नहीं दो मेटल्स होते हैं हीट करते हैं तो इसका कहता है हीट इन द मेटल रॉड डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो यहाँ पर हीट जो है मेटल के किस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर साधारण सी बात है, जब दिया गया है Q इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 इंटू T, टाइम पर भी करेगा, टेम्परेचर भी करेगा, सरफेस एरिया पे भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर किस पे नहीं करेगा, मास ऑफ द रॉड पे नहीं करेगा। किस पे नहीं करेगा, मास ऑफ द रॉड पर। अब जो है आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, जो हमारे प्रवक्ता पद के शिक्षक, भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं से विनम्र अपील है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताते रहें। हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे इस चैनल पर, ये हम आपको भरोसा देते हैं और निःशुल्क तैयारी रहेगी, ये मेरा वादा है। और आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं कि यूँ ही तैयारी करते रहें और हमारे चैनल को आप प्यार देते रहें।